वेलकम मेरे दोस्तों। अगर तुम्हें यह कह दिया जाए कि तुम्हारे पास जिंदगी में बस कुछ साल हैं और उन सालों में तुम्हें कुछ ऐसा करना है जो दुनिया की सोच ही बदल दे, क्या तुम हिम्मत करोगे? क्या तुम इतने पागल होगे कि लोग तुम्हें पागल कहें और तुम मुस्कुरा कर कह दो, हां, मैं अलग हूं? यही सवाल है स्टीव जॉब्स की कहानी का। यह किताब स्टीव जॉब्स बाय वॉल्टर आइजैक्सन सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है। यह उस इंसान की कहानी है जिसने दुनिया को आईफोन, आईपॉड, आईपैड दिए, लेकिन उससे भी ज्यादा एक नया नजरिया दिया कि क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी जब मिलते हैं तो इंसान जादू रचता है। वॉल्टर आइजैक्सन ने यह किताब लिखी ताकि हम जॉब्स की जिंदगी से सिर्फ उनकी कामयाबी न देखें, बल्कि उनके अंदर छिपे कॉन्ट्रडिक्शंस, उनकी कमजोरियां, गुस्सा, परफेक्शन की भूख और वो रॉ जुनून सबको समझ सकें। यह किताब हमें एक लेसन देती है, जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम अपने विजन को पूरी इंटेंसिटी से फॉलो करो तो तुम अकेले भी दुनिया बदल सकते हो। स्टीव का जन्म 1955 में हुआ, लेकिन जिस पल वो पैदा हुए उसी पल उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उन्हें एडॉप्ट करने के लिए दे दिया। क्या तुम सोच सकते हो? जिंदगी की शुरुआत ही एक सवाल से हुई, मैं कौन हूं? यह सवाल ही शायद जॉब्स के पर्सनैलिटी का सबसे गहरा बीज था। उन्हें अडॉप्ट किया पॉल और क्लैरा जॉब्स ने। पॉल थे मैकेनिक जो हाथ से चीजें बनाते और ठीक करते थे। क्लैरा थी लविंग लेकिन प्रैक्टिकल। स्टीव अक्सर कहता था, मेरे पेरेंट्स पॉल और क्लैरा ही हैं। जिन लोगों ने मुझे जन्म दिया वो बस बायोलॉजिकल थे, यानी आइडेंटिटी उसके लिए चुनाव थी, एक्सीडेंट नहीं। पॉल ने स्टीव को सिखाया, अगर कुछ बनाना है तो अंदर से भी परफेक्ट होना चाहिए, चाहे कोई देखे या ना देखे। यह छोटा सा लेसन आगे चलकर एप्पल की हर प्रोडक्ट की डीएनए में घुस गया। क्या हम अपनी जिंदगी में सिर्फ बाहर का शाइन दिखाते हैं या फिर अंदर से भी उतने ही ईमानदार हैं? जॉब्स ने सीखा था, असली परफेक्शन वही है जो दिखाई दे या ना दे, लेकिन पूरी हो। यही से स्टीव के अंदर एक और चीज पनपने लगी, रिबेलियन। वो हर चीज को चैलेंज करता, अथॉरिटी को क्वेश्चन करता, और यही बगावत उसे आगे ले गई, जहां उसने टेक्नोलॉजी की दुनिया से अपनी दोस्ती बनाई। सिलिकॉन वैली में रहकर स्टीव इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में डूबा। वहां हर गली, हर पड़ोस में कोई ना कोई सर्किट बना रहा था, कोई ट्रांजिस्टर जोड़ रहा था। यह पर्यावरण था जिसने स्टीव को मशीन्स के साथ दोस्ती करना सिखाया। यहीं उसकी मुलाकात हुई स्टीव वोज़नियाक से। वोज़नियाक था इंट्रोवर्ट, शाय, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का मैजिशियन। स्टीव था एक्सट्रोवर्ट, बोल्ड, विजनरी। दोनों मिलकर एक दूसरे को बैलेंस करने लगे। उन्होंने ब्लू बॉक्स बनाया, एक छोटा डिवाइस जिससे लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स फ्री में किए जा सकते थे। अब सोचो, दो नौजवान जो इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन असल में वो सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी से इंसान की लिमिट कैसे तोड़ी जा सकती है। यहीं से जॉब्स ने सीखा, अगर हम छोटे से डिवाइस से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी AT&T को चैलेंज कर सकते हैं तो आगे हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे छोटे से एक्सपेरिमेंट से दुनिया का फ्यूचर बदल सकता है? ब्लू बॉक्स सिर्फ शुरुआत थी। अब जॉब समझ चुका था, दुनिया बदलने के लिए बड़े रिसोर्सेज की नहीं, बड़ी इमेजिनेशन की जरूरत है, और ये इमेजिनेशन उसे एप्पल की ओर ले जाने वाली थी। 1970 के दशक का समय था। कंप्यूटर्स बहुत बड़े, महंगे और बोरिंग मशीन्स थे। सिर्फ साइंटिस्ट्स और कंपनीज ही उन्हें इस्तेमाल कर सकते थे। स्टीव को लगा, अगर हम कंप्यूटर को छोटा, सस्ता और यूजर फ्रेंडली बना दें तो यह दुनिया हर घर तक पहुंच सकता है। 1976 में जॉब्स और वॉज ने जॉब्स के गराज में एप्पल शुरू किया। वॉज बनाता था सर्किट बोर्ड। जॉब्स सोचता था कि समझ से इसे लोग पसंद कैसे करेंगे, इसका डिजाइन कैसा होना चाहिए। एप्पल आई लॉन्च हुआ, फिर एप्पल डू आया जिसने पूरे इंडस्ट्री को हिला दिया। स्टीव सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहा था, वो बेच रहा था एक सपना। एक ऐसा सपना जिसमें टेक्नोलॉजी इंसान के लिए सिंपल और ब्यूटीफुल बन जाती है। यहीं पर पहला बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम सिर्फ काम करने वाली चीज बनाते हैं या फिर ऐसी चीज जो लोगों की जिंदगी बदल दे? जॉब्स ने दिखाया, डिजाइन और सिंप्लिसिटी भी उतने ही पावरफुल हैं जितना रॉ पावर और कोडिंग। गराज से निकली छोटी सी कंपनी अब दुनिया को बदलने की तैयारी कर रही थी।
जॉब्स और वॉज ने साबित कर दिया था कि दो नौजवान भी जायंट कंपनीज को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन अब जॉब्स का असली टेस्ट शुरू होने वाला था। क्या वो सिर्फ मशीन्स बेचने वाला लड़का रहेगा या फिर वो पूरी इंडस्ट्री का फ्यूचर डिफाइन करेगा? 1970 के आखिर और 80 के शुरू में कंप्यूटर्स टेक्निकल थे, बोरिंग थे और सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए थे। स्टीव जॉब्स चाहता था कि कंप्यूटर एक इंसान का साथी बने, कोई मशीनें नहीं। जॉब्स ने अपनी टीम से कहा, हम ऐसा कंप्यूटर बनाएंगे जो इतना आसान होगा कि बच्चा भी चला सके। यहीं से आया मैकिन्टॉश का आइडिया। उस समय जेरोक्स पार्क ने ग्राफिकल इंटरफेस और माउस का कॉन्सेप्ट बना लिया था, लेकिन उन्होंने इसे दुनिया तक नहीं पहुंचाया। जॉब्स ने वो विजन देखा और सोचा, ये फ्यूचर है और मैं इसे सबके लिए लाऊंगा। मैकिन्टॉश की टीम छोटी थी, लेकिन जॉब्स ने उन्हें एक तरह के पायरेट्स की तरह ट्रीट किया। उसका फेमस नारा था, बेहतर तो है समुद्री डाकू बनना न कि नौसेना में शामिल होना। यानी रूल्स तोड़ो, इमेजिनेशन फॉलो करो। 1984 में मैकिन्टॉश लॉन्च हुआ। सुपर बोल के दौरान एप्पल का वो आइकॉनिक एड आया, 1984 वोंट बी लाइक 1984। मैकिन्टॉश एक कल्चरल रेवोल्यूशन बन गया। क्या हम भी अपनी जिंदगी में टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी को जोड़कर ऐसा काम कर सकते हैं जो कल्चर बदल दे? जॉब्स ने दिखाया, एक प्रोडक्ट सिर्फ टूल नहीं होता, वो सोचने का नया तरीका हो सकता है। लेकिन जॉब्स के साथ एक प्रॉब्लम थी, उसका परफेक्शनिज्म। वो हर डिटेल पर कंट्रोल चाहता था, चाहे वो फॉन्ट का कर्व हो या बॉक्स का रंग। उसका गुस्सा और हार्श बिहेवियर लोगों को चोट पहुंचाता था। मैकिन्टॉश टीम के लोग कहते थे, जॉब्स हमें जीनियस और इडियट दोनों एक ही दिन में बना देता था। कभी वो इतना इंस्पायर करता कि टीम 20 घंटे काम करे और कभी वो इतनी इंसल्ट करता कि लोग रो पड़ते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बाकी एग्जीक्यूटिव्स को लगने लगा कि जॉब्स इमेच्योर है। उनका कहना था, विजनरी है लेकिन कंपनी चलाने के लिए बहुत वॉलेटाइल है। ये वो जगह है जहां हमें सोचना पड़ता है, क्या सिर्फ विजन काफी है या फिर लीडरशिप का मतलब बैलेंस और लोगों को साथ लेकर चलना भी है? जॉब्स विजन लेकर आया था, लेकिन मैनेजमेंट स्किल्स में उसकी कमजोरी उसे नुकसान पहुंचाने लगी। मैकिन्टॉश दुनिया में छा गया, लेकिन एप्पल के अंदर तनाव बढ़ता गया। जॉब्स और सीईओ जॉन स्कली, जिसे खुद जॉब्स ने पेप्सी से लाकर हायर किया था, के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा। और आखिर वो दिन आया जब जॉब्स को अपनी ही बनाई कंपनी से बाहर कर दिया गया। 1985 स्टीव जॉब्स 30 साल का था। वो आदमी था जिसने एक गैरेज से कंपनी शुरू की थी और अब उसे कहा जा रहा था, यू आर नॉट वांटेड हियर। बोर्ड रूम में पावर स्ट्रगल हुआ। जॉन स्कूली ने जॉब्स को साइडलाइन कर दिया। जॉब्स को लगा जैसे उसका सब कुछ छिन गया। उसने कहा था, यह मेरी जिंदगी का सबसे पेनफुल मोमेंट था, लेकिन शायद यही मेरी सबसे बड़ी लर्निंग भी बनी। जॉब्स डिप्रेशन में चला गया, लेकिन उसी समय उसने सोचना शुरू किया, अगर मैं फिर से शुरुआत करूं तो? यहीं से नेक्स्ट और पिक्सार का सफर शुरू हुआ। क्या यह आयरनी नहीं है? कभी कभी जब हमें अपनी ही बनाई चीज से बाहर धकेल दिया जाता है तो हम असली ग्रोथ करते हैं। जॉब्स ने साबित किया, रिजेक्शन और फेलियर भी सीड्स होते हैं नई कहानी के। अब जॉब्स अकेला था। उसके पास न एप्पल थी न टीम, लेकिन उसके पास इमेजिनेशन अभी भी थी, और इमेजिनेशन कभी मरती नहीं। अब वो फिर से शून्य से शुरुआत करने वाला था, लेकिन इस बार उसकी जर्नी उसे न सिर्फ वापस एप्पल तक ले जाएगी, बल्कि वो पूरी टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को रीडिफाइन कर देगा। एप्पल से निकाले जाने के बाद कई लोग सोच रहे थे कि जॉब्स अब खत्म हो गया, लेकिन वो खुद कहता था, यह मेरी जिंदगी का सबसे क्रिएटिव दौर था। एप्पल से बाहर होना एक ब्लेसिंग निकली। जॉब्स ने सोचा, अगर एप्पल मुझसे छिन गया है तो मैं एक और कंपनी क्यों ना बनाऊं? 1985 में उसने नेक्स्ट नाम की कंपनी शुरू की। उसका ड्रीम था ऐसा कंप्यूटर बनाना जो एजुकेशन और साइंस की दुनिया को बदल दे। नेक्स्ट कंप्यूटर टेक्निकली बहुत एडवांस था। उसमें जबरदस्त ग्राफिक्स, यूनिक डिजाइन और फ्यूचरिस्टिक ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम यह थी कि वो बहुत महंगा था। यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस के लिए भी ये अफोर्डेबल नहीं था। जॉब्स का परफेक्शनिज्म फिर से सामने आया। वो चाहता था हर डिटेल लग्जरी और फ्लॉलेस हो।
रिजल्ट ये हुआ कि प्रोडक्ट अमेजिंग था, लेकिन बहुत कम लोग खरीद सके। नेक्स्ट कमर्शियली फेल हुआ, लेकिन इसका इंपैक्ट बड़ा था। नेक्स्ट का सॉफ्टवेयर इतना पावरफुल था कि बाद में इसी ने मैकओएस एक्स और फिर आईफोन की नींव रखी। तो क्या असफलता वाकई असफलता होती है, या फिर वो फ्यूचर के लिए बीज होती है जिसे हम उस वक्त पहचान नहीं पाते? नेक्स्ट से पैसे नहीं आए, लेकिन जॉब्स ने हार नहीं मानी। इसी समय उसकी जिंदगी में आया दूसरा बड़ा चैप्टर, पिक्सार। जॉब्स ने एक छोटी ग्राफिक्स कंपनी खरीदी जिसका नाम था पिक्सार। शुरुआत में यह कंपनी स्ट्रगलिंग थी और कोई नहीं मानता था कि यह सरवाइव करेगी। लेकिन पिक्सार के पास एक ड्रीम था, पूरी तरह कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म बनाना। जॉब्स ने इस ड्रीम पर विश्वास किया और पैसे इन्वेस्ट किए। कई सालों की मेहनत के बाद 1995 में टॉय स्टोरी रिलीज हुई और यह हिस्ट्री बन गई, दुनिया की पहली फुल लेंथ कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म। टॉय स्टोरी ने सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों को भी छू लिया। इसने दिखाया कि इमेजिनेशन और टेक्नोलॉजी जब मिलते हैं तो कहानियां जादू बन जाती हैं। पिक्सार ने हॉलीवुड की पूरी एनिमेशन इंडस्ट्री बदल दी और स्टीव जॉब्स एक बार फिर साबित कर चुका था, अगर तुम सपनों पर भरोसा करते हो तो दुनिया को नई दुनिया दिखा सकते हो। अगर जॉब्स को एप्पल से बाहर न निकाला जाता तो क्या पिक्सार जन्म लेता? शायद नहीं। तो क्या कभी कभी जिंदगी हमें रास्ते से हटाकर असली मंजिल की ओर ले जाती है? नेक्स्ट और पिक्सार से जॉब्स ने 2 सीखें पाई। पहला, फेलियर भी फ्यूचर की बिल्डिंग ब्लॉक है। दूसरा, स्टोरी टेलिंग प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल्स मैजिक। अब दुनिया बदल रही थी और धीरे धीरे एप्पल को भी यह समझ आने लगा कि बिना जॉब्स कंपनी डायरेक्शन खो रही है। वो पल करीब था जब किस्मत जॉब्स को वापस उसी जगह ले जाएगी जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। पिक्सार के टॉय स्टोरी ने जॉब्स को फिर से दुनिया के सामने विजेता बना दिया था, लेकिन उसका दिल अब भी एप्पल में अटका था। वो कंपनी जो उसकी पहचान थी अब धीरे धीरे गिर रही थी। एप्पल के प्रोडक्ट्स पुराने हो रहे थे, मार्केट शेयर गिर रहा था और लोग कह रहे थे एप्पल अब खत्म होने वाली है। 1996 से 1997 में एप्पल इतनी खराब हालत में था कि दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका था। उस समय एप्पल ने नेक्स्ट को एक्वायर किया और इसी डील के साथ जॉब्स एप्पल में वापस आया। वापसी पर जॉब्स ने सबसे पहले किया सिंप्लिसिटी लाना। उसने कहा, हमारे पास दर्जनों कंफ्यूजिंग प्रोडक्ट्स हैं, सब हटाओ, सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स रखो। उसने फोकस को लेजर की तरह शार्प कर दिया। फिर लॉन्च किया iMac, एक ऐसा कंप्यूटर जो कलरफुल था, फ्रेंडली था और घरों में रखा जाने वाला ब्यूटीफुल गैजेट था। iMac सिर्फ कंप्यूटर नहीं था, यह स्टेटमेंट था, टेक्नोलॉजी बोरिंग नहीं होनी चाहिए, यह फन होनी चाहिए। iMac ने एप्पल को फिर से खड़ा कर दिया। लोगों ने पहली बार कंप्यूटर को फैशन प्लस पर्सनैलिटी के रूप में देखा। जॉब्स ने दिखा दिया कि डिजाइन और सिंप्लिसिटी सिर्फ स्टाइल नहीं, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी भी है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जॉब्स की असली क्रांति अब आने वाली थी, एक ऐसी क्रांति जिसने सिर्फ एप्पल नहीं, पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री हिला दी। 2000 के दशक की शुरुआत में म्यूजिक इंडस्ट्री पायरेसी और सीडीज के बोझ से जूझ रही थी। लोग गाने डाउनलोड कर रहे थे, लेकिन कोई क्लीन और लीगल सॉल्यूशन नहीं था। जॉब्स ने कहा, हम एक ऐसा डिवाइस बनाएंगे जिसमें तुम्हारी जेब में पूरी दुनिया का म्यूजिक होगा। 2001 में आईपॉड लॉन्च हुआ। सिर्फ एक लाइन ने इसे डिफाइन कर दिया, 1000 गाने आपके पॉकेट में। लेकिन जॉब्स यहीं नहीं रुका। उसने आईट्यून्स स्टोर लॉन्च किया जहां लोग लीगली, इजीली और सस्ते में गाने खरीद सकते थे। इंडस्ट्री ने पहले अपोज किया, लेकिन फिर झुक गई क्योंकि लोगों ने इसे अपनाया। आईपॉड और आईट्यून्स ने म्यूजिक इंडस्ट्री को बचाया और एप्पल को एक कल्चरल ब्रांड बना दिया। अब एप्पल सिर्फ कंप्यूटर्स की कंपनी नहीं थी, बल्कि लाइफस्टाइल की पहचान थी। क्या हम अपनी जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स को ऐसे देख सकते हैं कि कंप्लेन करने के बजाय सॉल्यूशन निकालें? जॉब्स ने प्रूफ दिया, प्रॉब्लम्स डिस्गाइज में अपॉर्चुनिटीज होती हैं। एप्पल अब राइजिंग स्टार बन चुका था, लेकिन जॉब्स के माइंड में एक और ड्रीम पल रहा था, एक ऐसा डिवाइस जो दुनिया को हाथ में टेक्नोलॉजी का नया रूप दे। और यह ड्रीम था आईफोन। आईपॉड और आईट्यून्स ने एप्पल को फिर से खड़ा कर दिया था, लेकिन जॉब्स कभी सेटिस्फाइड नहीं होता था। वो हमेशा पूछता था, अब अगला बड़ा कदम क्या है?
2005 से 6 में मोबाइल फोन मार्केट बहुत बड़ा था, लेकिन सब फोन बोरिंग थे, कीपैड और छोटी स्क्रीन के साथ। जॉब्स ने देखा कि यह मार्केट ट्रिप है डिसरप्शन के लिए। एप्पल ने सोचा पहले म्यूजिक प्लस फोन को जोड़ दें, लेकिन जॉब्स को आइडिया पसंद नहीं आया। उसने कहा हमें फोन रीइन्वेंट करना होगा। 2007 में लॉन्च हुआ पहला आईफोन। टच स्क्रीन, इंटरनेट ब्राउजिंग, म्यूजिक, एप्स सब एक ही डिवाइस में। जॉब्स ने स्टेज पर कहा टुडे एप्पल इज गोइंग टू रीइन्वेंट द फोन, और ऑडियंस पागल हो गई। आईफोन ने कम्युनिकेशन का पूरा कल्चर बदल दिया। फोन अब सिर्फ कॉलिंग डिवाइस नहीं रहा, यह बन गया मिनी कंप्यूटर, कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, इंटरनेट हब, सब कुछ। आज जो स्मार्टफोन एडिक्शन हम देखते हैं उसकी जड़ आईफोन ही है। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो 2007 से पहले की जिंदगी, जहां ना व्हाट्सएप था, ना इंस्टाग्राम, ना मोबाइल इंटरनेट की दुनिया। आईफोन ने पूरी जनरेशन की लाइफस्टाइल ही रीराइट कर दी। लेकिन जॉब्स यहीं नहीं रुका। वो हमेशा सोचता था अगर कंप्यूटर जेब में आ सकता है तो हाथों में भी आ सकता है। जॉब्स का सपना था एक ऐसा डिवाइस जो लैपटॉप और फोन के बीच की जगह भर दे। लोग पोर्टेबल चाहते थे, लेकिन लैपटॉप भारी था, फोन छोटा था, तो क्यों ना बीच का कुछ बनाया जाए। 2010 में आया आईपैड। शुरू में लोग हंस रहे थे, ये तो बड़ा आईफोन है। लेकिन जब लोगों ने इसे यूज किया तो उन्हें समझ आया ये कंजम्पशन डिवाइस है, पढ़ने के लिए, देखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। आईपैड ने पब्लिशिंग इंडस्ट्री, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को नया शेप दिया। आज टैबलेट्स नॉर्मल हैं, लेकिन उस समय आईपैड प्योर रेवोल्यूशन था। एप्पल अब दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी थी। जॉब्स मॉडर्न एरा का सबसे विजनरी एंटरप्रेन्योर कहलाया। लेकिन इसी समय उसके पर्सनल लाइफ में सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो गई, कैंसर। 2003 में जॉब्स को पैनक्रियाटिक कैंसर का पता चला। शुरुआत में उसने ट्रीटमेंट लेने से इनकार किया। वो अल्टरनेटिव डाइट्स और स्पिरिचुअल मेथड्स पर भरोसा करता रहा, लेकिन कैंसर बढ़ता गया। 2009 से 2011 के बीच जॉब्स लगातार सर्जरीज और हेल्थ स्ट्रगल से गुजरा, लेकिन फिर भी हर लॉन्च पर स्टेज पर आता और दुनिया को इंस्पायर करता। 2011 में आईक्लाउड और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के कुछ महीने बाद आखिरकार उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसने रिजाइन दे दिया। उसने कहा मैंने हमेशा कहा है कि अगर कभी ऐसा दिन आया जब मैं अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाऊंगा तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। दुर्भाग्य से वह दिन आ ही गया। 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स चला गया, सिर्फ 56 साल की उम्र में। लेकिन उसने 3 इंडस्ट्रीज नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच बदल दी। कंप्यूटर, म्यूजिक, फोन्स और एंटरटेनमेंट पिक्सार के जरिए। उसकी सबसे बड़ी लेगेसी शायद यही थी, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, यानी हमेशा सीखते रहो, हमेशा एक्सप्लोर करते रहो। स्टीव जॉब्स चला गया, लेकिन उसने हमें यह सिखाया, तुम्हें पूरी जिंदगी प्रैक्टिकल या सेफ रहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर पागलपन और फेथ है तो तुम अकेले भी दुनिया हिला सकते हो। अगर जॉब्स अपने फेलियर्स से टूट जाता, अगर वो एप्पल से बाहर होने के बाद हार मान लेता, अगर वो इमेजिनेशन छोड़ देता, तो शायद आज हम वो दुनिया जी ही नहीं रहे होते जिसमें हर जेब में स्मार्टफोन है। क्या तुम अपनी जिंदगी में वो कदम उठाने की हिम्मत रखते हो जिसे लोग पागलपन कहते हैं? अगर ये कहानी तुम्हें छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, और याद रखना, स्टे हैंगर, स्टे फॉलिश। दोस्तों, असली ताकत पैसों या दौलत में नहीं बल्कि नॉलेज में होती है। यही नॉलेज इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। और द अबान वही जगह है जहां हम किताबों से निकलकर वही ताकत आपको देते हैं। यहां हर समरी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का नया हथियार है, जो आपकी सोच बदल सकता है, आपकी आदतें सुधार सकता है और आपके सपनों को हकीकत बना सकता है। तो आओ इस सीखने और बदलने के सफर की शुरुआत करें। तो इस सीखने की यात्रा में मेरा साथ दो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करो। धन्यवाद।